तो साथियों, क्या हाल चाल है और कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ इज एम आर और वाज वर का। तो कहाँ पर इज एम आर और वाज वर का प्रयोग करते हैं, ये हम आज अच्छे से यहाँ पर सीखेंगे। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान। यानी हमें पहचानना है कि कहाँ पर इज एम आर और कहाँ पर वाज वेयर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर नंबर 1 लिखा, मतलब यहाँ पर हम पहले इज एम आर की पहचान करेंगे कि इज एम आर कहाँ पर प्रयोग होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे वाक्यों के अंत में हैं, हो या फिर हूँ शब्द आते हैं। चलिए एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में है और उसके बाद हैं यानी बिंदी वाला, जिसमें यहाँ पर बिंदी लगी होती है, हो या फिर हूँ शब्द आते हैं। अब ऐसे वाक्यों की पहचान क्या होती है, ऐसे सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है? यहाँ पर एक पहचान तो ये हो गई कि वाक्य के अंत में आपको है, हैं, हो या फिर हूँ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें एक और मुख्य पहचान है कि ऐसे वाक्यों में मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पर जो वाक्य होंगे उनमें आपको मुख्य क्रिया मेन वर्ब वहाँ पर आपको नहीं दिखेगी। दोस्तों, जिन वाक्यों में मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया नहीं होती है, ऐसे वाक्यों को हम लोग सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। यानी सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य हम लोग कहते हैं। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया होगी, मतलब वहाँ पर कोई ना कोई कार्य हो रहा होगा, तो उस प्रकार के वाक्य, वैसे वाक्यों को हम लोग टेंस के वाक्य कहते हैं। टेंस के वो सेंटेंस होते हैं। चलिए अब आइडेंटिटी नंबर 2, यानी यहाँ पर अब वाज वर की बात हो रही कि वाज वर के लिए पहचान क्या होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। इनमें मुख्य क्रिया नहीं होती। जैसा कि यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया कि ये सभी सिंपल सेंटेंस होते हैं, इनमें मुख्य क्रिया नहीं होती है। मुख्य क्रिया आपको टेंस के वाक्यों में देखने को मिलती है। उसके बाद स्ट्रक्चर यानी बनाना कैसे है, यहाँ पर बनावट के बारे में बताया गया है। तो पहले यहाँ पर इज एम आर का स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा, उसके बाद वाज वर। तो यहाँ पर बनाते कैसे हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया इज एम आर, किसी एक हेल्पिंग वर्ब्स का हम लोग प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अनुसार हमें क्लियर हो जाएगा, पता हो जाएगा कि हमें इज का प्रयोग करना है, एम का या फिर आर का करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं होती है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज वर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, उसी सब्जेक्ट के अनुसार हमें किसी एक हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करना है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को लिख देना है। अब यहाँ थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पर इज का प्रयोग हमें किसके साथ करना है। तो जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो, नेम का मतलब क्या होता है? नाम, यानी किसी का नाम आ जाए, जैसे राम, श्याम, राजेश, इस प्रकार, तो वहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करना है। और उसके बाद आए का मतलब क्या होता है? मैं। तो जब हमारा सब्जेक्ट मैं हो, आए हो, तो हमें हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करना है। उसके बाद जब हमारा सब्जेक्ट वी हो, यू हो और दे हो, यानी हम, तुम और वे लिखा हो, तो हमें वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करना है। उसके बाद वाज का प्रयोग कहाँ करना है? वाज का प्रयोग हमें करना है जब हमारा सब्जेक्ट आए हो, ही हो, सी हो, इट हो या फिर किसी एक व्यक्ति का वहाँ पर नाम हो। उसके बाद वर का प्रयोग कहाँ करना है? जब हमारा सब्जेक्ट वी, यू या फिर दे हो, तो हमें वहाँ पर वर का प्रयोग करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब। चलिए साथियों, अब एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो पहला यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं एक लड़का हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हूँ, लास्ट में हूँ देख पा रहे हैं। यहाँ पर इस सेंटेंस में, इस वाक्य में आपको यहाँ पर मेन वर्ब नहीं दिख रही होगी, क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं आती है, मेन वर्ब यहाँ पर नहीं होती है। तो यहाँ पर बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पर हूँ आ रहा है, इसका मतलब हूँ
कहाँ पर किसके लिए प्रयोग करते हैं? एम के लिए। एम का मतलब क्या होता है? हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं। मैं का मतलब आए, तो यहाँ पर आए लिखेंगे। उसके बाद 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं यहाँ पर, इज, एम, आर। तो किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? आए। आए के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं एम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने लिख लिया, एक हेल्पिंग वर्ब लिख ली, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमारे पास बचा क्या है? एक लड़का। एक लड़का, तो एक के लिए ए लिखते हैं और लड़के के लिए क्या लिखते हैं? बॉय। उसके बाद फुल स्टॉप। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। चलिए अगला सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम बहुत गरीब हो। तुम बहुत गरीब हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? तुम के लिए क्या लिखते हैं? यू, तो यहाँ पर यू लिख देंगे। उसके बाद यू के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? यानी यू के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर किसका प्रयोग होगा? तो यहाँ पर लिखा हुआ है यू। जब सब्जेक्ट यू हो तो हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आर, यू आर हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में बचा क्या? बहुत गरीब। बहुत गरीब, तो बहुत के लिए क्या लिखते हैं? वेरी, और गरीब को क्या लिखते हैं? पुअर। तो यहाँ पर हो गया यू आर वेरी पुअर, तुम बहुत गरीब हो। उसके बाद अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं कल बीमार था। यहाँ पर था शब्द आ गया, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है, बीते हुए समय की बात हो रही। तो यहाँ पर हमको प्रयोग करना है वाज या वेयर। प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर और पास्ट के लिए वाज या वेयर। तो सब्जेक्ट पहले यहाँ पर लिखना होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं के लिए आए। उसके बाद जब सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आए आ जाए तो हमें वाज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वाज। यहाँ पर वाज लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? यहाँ पर बीमार। बीमार के लिए हम क्या लिखते हैं? इल। इल या फिर सिक, तो यहाँ पर इल लिख देंगे। उसके बाद में कल, मतलब बीता हुआ कल की बात हो रही, तो बीते हुए कल के लिए क्या यूज करते हैं? यस्टरडे। यस्टरडे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैं कल बीमार था, आई वॉज इल यस्टरडे, या फिर आई वॉज सिक यस्टरडे। चलिए साथियों, अब थोड़े और एग्जाम्पल्स बनाते हैं। तो अगला यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है, यह मेरा कमरा है। यहाँ पर है शब्द आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट की बात हो रही, हमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करना है। तो यह के लिए हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट हमारा क्या है? यह। यह के लिए हम लिखते हैं दिस या फिर इट। तो यहाँ पर आप चाहे तो इट लिख सकते हैं या फिर आप दिस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इट या दिस दोनों में कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें यूज करना है इज, एम, आर। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? यह। तो इट के लिए यदि इज यहाँ पर यूज होगा तो दिस के लिए भी इज यूज होगा, क्योंकि इज और इट दोनों में किसी एक को हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर इज का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इज, यानी इट इज या फिर दिस इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में बचा क्या? मेरा कमरा। तो मेरा, मेरी, मेरे के लिए क्या लिखते हैं? माई। और उसके बाद यहाँ पर लिखा कमरा, तो यहाँ पर लिख देंगे रूम। यह मेरा कमरा है, इट इज़ माई रूम, या फिर दिस इज़ माई रूम। चलिए अगला सेंटेंस बनाते हैं, वह मेरा स्कूल है। वह मेरा स्कूल है, यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी को बता रहे हैं कि वह जो आपको दिख रहा है, वहाँ जो दूर दिख रहा है, वो मेरा स्कूल है। तो वह के लिए क्या यहाँ पर लिखते हैं? जब कोई वस्तु दूर हो तो वह के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट। तो यहाँ पर उसके बाद क्या लिखेंगे? इज। दैट इज। दैट के लिए इज का प्रयोग करते हैं, दिस के लिए करते हैं, इट के लिए करते हैं, उसी प्रकार दैट के लिए इज का प्रयोग करते हैं। दैट इज। उसके बाद मेरा स्कूल। ऑब्जेक्ट में क्या है? मेरा स्कूल। तो माई और स्कूल को यहाँ पर लिख देंगे स्कूल। तो दैट इज माई स्कूल या फिर दैट्स माई स्कूल। चलिए अगला यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं एक अध्यापक था। यहाँ पर था शब्द आ गया, मतलब ये टेंस जो है, ये वाक्य जो है, ये पास्ट में है, मतलब बीते हुए समय की बात हो रही है।
तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर का हमें प्रयोग करना होता है। तो जब सब्जेक्ट आई यहाँ पर आ जाए तो हमें हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग यहाँ पर करना है, आई वाज। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, एक अध्यापक, एक के लिए ए लिखते हैं और अध्यापक को क्या लिखते हैं, अध्यापक के लिए टीचर। आई वॉज ए टीचर, मैं एक अध्यापक था। चलिए अगला सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे मित्र हो। यहाँ पर हो शब्द आया है तो मतलब प्रेजेंट की बात हो रही, वर्तमान समय की बात हो रही, तो हमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम के लिए यूज करते हैं यू। के बाद सब्जेक्ट हमारा यू है तो हमें हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करना है, यहाँ पर आर का, यू के अनुसार आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर यू आर हो गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे मित्र, तो मेरे के लिए माई और मित्र को क्या कहते हैं, फ्रेंड, FRIEND, यू आर माई फ्रेंड। चलिए अगला सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, राम एक ईमानदार लड़का है, राम एक ईमानदार लड़का है। चलिए प्रेजेंट की बात हो रही तो हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट क्या है, राम, मतलब किसी का नाम आ गया तो यहाँ पर नाम लिख देंगे, राम के स्थान पर राम लिख देंगे। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा, क्योंकि जब किसी का नाम आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट में क्या है हमारे पास, एक ईमानदार लड़का, तो एक ईमानदार लड़का, तो एक के लिए यहाँ पर ए लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ईमानदार शब्द आया हुआ है तो ईमानदार के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑनेस्ट, उससे पहले ए का एन हो जाता है तो यहाँ पर लिखेंगे एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। और लड़का यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, बॉय, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। चलिए अगला सेंटेंस बनाते हैं, वह मेरी किताब है। यहाँ पर भी आप किसी से बता रहे हैं कि वो जो दूर है, थोड़ा दूर रखी हुई है, वो मेरी किताब है। तो यहाँ पर जब कोई वस्तु दूर होती है तो वह के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, दैट, जैसा कि ऊपर अभी हमने बताया था। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट। उसके बाद दैट के लिए प्रयोग करते हैं इज, दैट इज, फिर क्या, मेरी किताब के बाद मेरी किताब, तो मेरी के लिए क्या लिखते हैं, माई, और किताब तो मेरी बुक, तो मेरी किताब के लिए क्या लिखेंगे, माई बुक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह मेरी किताब है, दैट इज माई बुक, या फिर दैट्स माई बुक। चलिए अगला सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, यह उसका भाई है, यह उसका भाई है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यह, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे हम दिस। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, दिस इज, अब उसका भाई, तो यहाँ पर लिख देंगे, उसका के लिए हम क्या लिखेंगे, हिज, और भाई के लिए क्या लिखेंगे, ब्रदर। तो उसका भाई यहाँ पर लिखा हुआ, उसके लिए क्या लिखेंगे, हिज ब्रदर। तो दिस इज हिज ब्रदर, या फिर दिस इज हर ब्रदर। चलिए अब यहाँ पर अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं पहले एक किसान था, मतलब पहले किसान था अब नहीं हूँ, मतलब बीते हुए समय की बात हो रही, तो पास्ट की बात हो रही। तो साथियों यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो इसके लिए लिखेंगे आई। अब आई के लिए वाज का प्रयोग करेंगे, आई वाज। उसके बाद एक किसान, ऑब्जेक्ट में क्या है, एक किसान, एक के लिए ए लिखेंगे और किसान के लिए फार्मर, फार्मर। उसके बाद अदर वर्ड में, यानी अन्य जो शब्द बचा है, यहाँ पर पहले लिखा हुआ है तो पहले के लिए हम क्या लिखेंगे, बिफोर। तो यहाँ पर लिखेंगे बिफोर, आई वॉज ए फार्मर बिफोर। चलिए अब लास्ट और अंतिम यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है, हम सब आलसी थे, मतलब पहले हम सब आलसी थे। तो बीते हुए समय की बात हो रही, तो सब्जेक्ट क्या है, हम सब, ये इतना सब्जेक्ट है, ना कि हम, पूरा यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर है। तो हम सब के लिए क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर हम सब की अंग्रेजी क्या होती है, वी आल हम लिख सकते हैं, वी आल, या फिर लिखते हैं ऑल ऑफ वी, ऑल ऑफ वी, दोनों में किसी एक को हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हम सब, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ऑल ऑफ वी।
ऑल ऑफ वी, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ वी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करना है वाज या वेयर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर वी लिखा हुआ है, यहाँ पर वी लिखा हुआ है, तो वी के लिए हम हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करेंगे, जिसको आप कभी कभी वेयर भी पढ़ते हैं। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट में क्या है, आलसी। तो आलसी के लिए हम क्या लिखते हैं, लेजी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ वी वर लेजी, या फिर वी ऑल वर लेजी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इज एम आर और वाज वर का प्रयोग आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।